वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2 और हम जो है लास्ट लेक्चर के अंदर जिस तरीके से हमने गॉसियन एलिमिनेशन पे अपना लेक्चर एंड किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स को हम किस तरीके से जो है गॉसियन एलिमिनेशन के थ्रू अपनी जो है अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम मैट्रिक्स जो अगर लेट्स सपोज 3:3 का मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ इस तरीके से, ये 3 रोज़ हैं आपके पास और ये 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ये जो 3 हमारे पास 3:3 का मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, इसको हम गॉसियन एलिमिनेशन के थ्रू किस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि गॉसियन एलिमिनेशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि हमारे पास यहाँ पे जो है लीडिंग वन होना चाहिए इन द फर्स्ट रो। तो लीडिंग वन बनाने के लिए अगर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो रो सेकंड रो के अंदर लीडिंग वन मेरे पास मौजूद है। अगर मैं रो 1 और रो 2 को आपस में स्वैप कर देता हूँ, ठीक है, इनको अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली जो रो 2 है रो 1 में चली जाएगी और ये वाली जो मेरे पास रो 1 है ये रो 2 में आ जाएगी। तो ये मेरे पास बन गया 1 0 2, देन 2 3 1 सेकेंड रो में आ गई और उसके बाद -2 4 और 3 आपके पास एज इट इज़ लिख दिया गया। अब हमारे पास यहाँ पे लीडिंग वन इन द फर्स्ट रो आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है सेकंड रो और थर्ड रो के अंदर लीडिंग वन के नीचे वाली टर्म्स को ज़ीरो करना है। तो इनको ज़ीरो करने के लिए हमने जिस तरीके से डिस्कस किया था, जिसमें चेंजिंग करनी होती है उसे ऊपर लिखा जाता है। तो हमने रो 2 में चेंजिंग करनी है तो हमने रो 2 को ऊपर लिख दिया 2 3 एंड 1। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो क्योंकि हमें यहाँ ज़ीरो बनाना है। सही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4। तो 2 0 4 आपके पास सेकंड आ गया। फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे क्योंकि हमें साइंस चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे ये बन गया आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरी टर्म आपके पास कैंसिल हो गई। तो ये आपके पास आ गया 0, 3 + 0 इज़ 0 एंड 1 - 4 इज़ -3। हमारे पास जो अब बनी सेकेंड रो वो क्या चेंज हो गई, 0 3 एंड -3। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है कि इस -2 को जो है 0 बनाना है। तो हम वही वाला काम करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिसमें चेंजिंग्स करनी होती हैं उसको हम किस तरीके से लिख देते हैं, उसे हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -2 4 और 3 हमने पहले लिख दिया। उसके बाद हम जो रो 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के अब ऐड करवाएंगे क्योंकि हमें साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर रो 1 के अंदर मैं मल्टीप्लिकेशन करवाता हूँ तो 2 0 और 4, 2 0 4 आ गया। ऐड करवाने का मतलब ये कि साइंस आपने नीचे के चेंज, नीचे वाली टर्म्स के नहीं करने। तो -2 + 2 0, 4 + 0 इज़ 4 एंड 3 + 4 इज़ 7। तो थर्ड रो के अंदर चेंजिंग करनी थी तो थर्ड रो आपकी आ गई 0 4 एंड 7। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर तीसरी रो कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रो 2 के अंदर हमारे पास जो है लीडिंग 1 होना चाहिए। अगर मैं नॉन ज़ीरो देखता हूँ रो 2 के अंदर तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर 3 है। ठीक है, इसको मुझे 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी रो 2 को डिवाइड करवा दूँगा 3 के साथ। जब मैं इसे 3 के साथ डिवाइड करवाऊँगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 102 वैसे ही आ गया, 0 वैसे ही लिख दिया, 3 को डिवाइड करवाया 3 से, आंसर आया 1, -3 को 3 से डिवाइड करवाओगे आंसर आपके पास यहाँ पे आ गया -1। सही, बाकी 0 4 और 7 आपने वैसे ही लिखे रहने दिए। उसके बाद क्या करना होता है, रो 2 के अंदर हमारे पास जो लीडिंग वन है उसके नीचे वाली जो टर्म है उसे 0 बनाना है, यानी इस टर्म को हमने 0 बनाना है। तो अब अगर इसे मुझे 0 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, चेंजिंग किस में करनी है, मुझे रो 3 के अंदर करनी है। तो रो 3 मैंने लिख दी ऊपर 0 4 एंड 7। उसके बाद हमने जो काम करना है वो क्या है कि मल्टीप्लाई करवाना है 4 को बाय रो 2, ताकि ये वाला 4 मेरे पास जो है 4 बन जाए मल्टीप्लाई होकर, और जब सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो दोनों कैंसिल होकर 0 दे देगा। तो मैं पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो गया 0, देन 4 और उसके बाद -4। तो 0 4 एंड -4। सब्ट्रैक्ट करवाना है, साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये हो गया प्लस, कैंसिल आप करोगे तो आंसर आ गया 0 0 एंड 7 + 4 इज़ 11। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपका क्योंकि ये चेंज होके क्या होगी, थर्ड रो भी आपकी चेंज हो गई। ये बना 1 0 2 0 1 -1 एंड 0 0 और ये हो गया 1 आपके पास, सॉरी 11। सही है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास डायगोनल की थर्ड टर्म है इसको हमने क्या 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम रो 3 को पूरी डिवाइड बाय 11 करवाएंगे। तो 1 0 2 0 1 -1 एंड 0 0 1। ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया जो इन द फॉर्म ऑफ अ लोअर ट्राइंगुलर है। ये देखें आप, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ अ लोअर ट्राइंगुलर। तो हमारे पास डायगोनल की वैल्यूज़ 1
1 1 एंड 1, दिस इज़ द डायगनल, और उसकी रिमेनिंग नीचे की तमाम टर्म्स ज़ीरो आ गई मेरे पास। क्लियर बेटा? अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है 3 4 -1, कॉलम वाइज पढ़ रहा हूँ मैं, 3 4 -1 0 1 एंड 2 और 2 0 3। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके जो है इसके आंसर्स आपने मुझे जो है बताने हैं क्या निकल के आएंगे, ठीक है? ओके, मूविंग ऑन। अब हमने जो काम करना है, हमारा नया टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। तो आपको ये पता होना चाहिए होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, तब जाके आप आसानी के साथ अपना गॉसियन एलिमिनेशन के ज़रिए अपने आंसर सही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? तो होमोजीनियस इक्वेशंस वो सारी इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर मेरे पास कोई कांस्टेंट नहीं होता। इसको समझाया इस तरीके से जा सकता है कि लेट सपोज अगर मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है, ठीक है? ये रही। अब यहाँ पे देखो 2x + 3y = 6, दिस इज़ द कांस्टेंट। एक बात याद रखना, दिस 2 एंड दिस 3 इज़ नॉट द कांस्टेंट, दीज आर द कोफिशिएंट्स। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ये चीज़ बताई गई थी, जो वेरिएबल के साथ लिखा जाता है उसे कोफिशिएंट कहा जाता है, और जो खाली लिखा जाता है उसे कांस्टेंट कहा जाता है। होमोजीनियस ये कहता है कि उस इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात को ये समझते हैं कि शायद मेरे पास राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट ना हो, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट होगा तो इट विल बी ओके, बट इट विल नॉट बी। सही है? वजह यह है कि क्योंकि पूरी इक्वेशन के अंदर ही मुझे कांस्टेंट नहीं चाहिए। सही? तो ये हमारे पास ये वाली कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, नॉन होमोजीनियस। अगर उसमें कांस्टेंट आ गया तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आप देखो, 2p + q - r + 4। अब यहाँ पे ये जो 4 मेरे पास है ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है बजाय राइट हैंड साइड पे, तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि चाहे वो लेफ्ट पे हो चाहे राइट पे हो, कांस्टेंट अगर है तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाएंगी, ठीक है? डेफिनेशंस रीड करते हैं। दोज इक्वेशन दैट डज नॉट हैव द कांस्टेंट इन दैम आर नोन एज द होमोजीनियस। वही वाली बात कि कांस्टेंट अगर नहीं है तो होमोजीनियस, और अगर है तो नॉन होमोजीनियस। सिमिलरली दोज इक्वेशंस दैट डज हैव द कांस्टेंट्स इन दैम आर कॉल्ड एज द नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। सही है? अब आपको समझ आ गया कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या है। एग्जांपल्स आपके सामने, 2x + 3y = 6, कांस्टेंट आ गया, नॉन होमोजीनियस। 3x - x2 + 4x3 = 2, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। 2p + q - r + 4 = 0। अब ये जो +4 आपके पास आया है ये कांस्टेंट है, तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। उसके बाद 4a - 3b + 2c = 0। अब यहाँ पे a है, b है, c है, लेकिन कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। 3x + 2y - z = 0, होमोजीनियस इक्वेशन। एंड u - v + w = 0, कोई यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस हो। क्लियर? मूविंग ऑन। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा है, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया था 3:3 का मैट्रिक्स, वो डायरेक्ट एक मैट्रिक्स बना हुआ था, लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपने जो काम करना है वो क्या है कि मैट्रिक्स को पहले बनाना है, ठीक है? मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद फिर उसके ऊपर गॉसियन एलिमिनेशन लगाना है। लेक्चर 1 में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कांस्टेंट शुड ऑलवेज बी रिटन ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। सही है? राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स लिखे जाएंगे, तो यहाँ पे अगर लेट सपोज -6 होता लेफ्ट पे, तो उसे मैं पहले राइट पे शिफ्ट करता ताकि ये मेरे पास कांस्टेंट सारे राइट हैंड साइड पे आ जाएं। अब इनके कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x एज वी हैव डिस्कस्ड, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z, और ये हमारे पास हैं कॉन्स्टेंट्स। अब आप देखें तो ये आपके पास 2 3 एंड 1, 2 3 एंड 1 ये आ गया। 3 - 2 and +2, 3 - 2 and +2, then -1 + 2 and -3, -1 + 2 and -3, and constants are 6 5 and 8, 6 5 and 8 are the constants। और ये रेड लाइन से हमने ये शो किया है कि these are the variables and this is the constant। सही है? नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले वही काम करेंगे, हमने लीडिंग 1 बनाना है। लीडिंग 1 के लिए हमारे पास क्या काम होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर कहीं मेरे पास 1 वाली कंप्लीट रो है तो हम उसे इंटरचेंज कर दें। तो अगर आप देखो ये वाली रो 1 है और ये रो 3 है, रो 3 में मेरे पास लीडिंग 1 मौजूद है, तो मैं R1 और R3 को आपस में क्या करूँगा, इंटरचेंज कर दूँगा। अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो 1 2 -3 8 ये फर्स्ट रो में लिख दिया जाएगा, और सेकेंड 3 -2 2 and 5 ये आपके पास वैसे ही रहा, और ये जो फर्स्ट रो का था 2 3 -1 6 ये आपके पास थर्ड रो में आ जाएगा। तो 2 3 -1 and 6 ये मेरे पास आ गया। सही है? अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, जो भी लीडिंग 1 है उसके नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने 0 बनाना है। तो उसको 0 बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले
मैंने जो है जिसमें चेंजिंग करनी है, चेंजिंग किस में करनी है, ये आपके पास पूरी सेकंड रो है, इसके अंदर चेंजिंग करनी है, इसे हमने ऊपर लिख दिया। तो ये हो गया 3 - 2 2 एंड 5, ये आपने वैसे ही लिख दिया। जो आपकी फ़र्स्ट रो थी, फर्स्ट रो आपकी है, ये आपकी फ़र्स्ट रो है जिसके अंदर आपके पास 1 - 2 1 2 -3 एंड 8, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि यहाँ पे मेरे पास 0 आ सके। तो 3 6 -9 और ये हो गया आपके पास 24। तो हमारे पास आ गया 3 6 -9 एंड 24। देन आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो सकें। तो जो पॉजिटिव साइन थे वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव साइन थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। सो 3 - 3 इज़ 0, -2 - 6 इज़ -8, 2 + 9 इज़ 11 एंड 5 - 24 इज़ -19। तो अब जो आपके पास जो चेंज आया वो पूरा का पूरा सेकंड रो में आ गया। आपने लिख दिया 0 -8 11 एंड -19, और बाकी फर्स्ट और थर्ड रो आपके पास एज इट इज़ कॉपी डाउन कर दिया। सही है, ये हो गया हमारे पास 1 2 - 3 8 2 3 -1 एंड 6 एज इट इज़ कॉपी डाउन। मूविंग ऑन, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास फर्स्ट जो थी वो यहाँ पे 0 आ चुकी है। अब जो थर्ड रॉ है इसके अंदर हमने जो है यहाँ इस वाली टर्म को 0 बनाना है। तो क्योंकि हमने थर्ड रॉ को 0 बनाना है तो हमने थर्ड रॉ को पहले ऊपर लिख देंगे 2 3 -1 एंड 6, और जो फर्स्ट रॉ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इट विल बिकम 2 4 -6 एंड 16। सही है, ये मेरे पास आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या काम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कैंसिलेशन करनी है तो साइंस चेंज होंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। तो 0 3, अब ये नीचे वाला साइन देखोगे, -3 - 4 इज़ -1, -1 + 6 इज़ 5, देन 6 - 16 इज़ इक्वल्स टू -10। ये हमारे पास जो चेंज हुई वो कौन सी हो गई, थर्ड रॉ चेंज हो गई। तो 0 -1 5 और -10 ये चेंज हो गया। बाकी सेकेंड रॉ और फर्स्ट रॉ आपके पास एज इट इज़ लिख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास -8 है, क्योंकि ये तो 0 हो गया, अब नेक्स्ट में हमने लीडिंग वन बनाना है इन द सेकंड रो। तो सेकंड रो में जो नॉन जीरो है इसको लीडिंग वन बनाते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो है वो -8 है, इसको लीडिंग वन बनाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा होल इक्वेशन को -8 के साथ। तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास ये जो बन जाएगी डिवीजन के बाद 0, और -8 को -8 से 1, और ये हो जाएगा -11/8, और ये बन जाएगा पॉजिटिव 19/8, क्योंकि ये नेगेटिव और ये वाला -8 का नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैंसिल, 19/8 आपके पास आ जाएगा। सही है, ये आपके पास जो चेंजिंग्स आई ये सारी की सारी सेकंड रो में आई। बाकी 1 2 -3 8 फर्स्ट का एज इट इज़, एंड 0 -1 5 एंड -10 थर्ड रो का एज इट इज़ लिख दिया गया। सही है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो लीडिंग वन के नीचे वाली जो टर्म है इसको हमें 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करेंगे, यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज R3 में चेंज करना है, R3 आपने ऊपर लिखा 0 -1 5 एंड -10, और इसको ऐड अप कर देता हूँ मैं R2 के अंदर। तो R2 है 0 1 -11/8 एंड 19/8। तो ये हो गया 0 + 1 -1 इज़ 0, 5 -11/8 इज़ 29/8, एंड -10 + 19/8 इज़ -61/8। ये हमारे पास आ गया। तो चेंजिंग जो करनी है वो थर्ड रॉ में करनी है। तो थर्ड रॉ आपके पास आ गई 0 0 29/8 एंड -61/8, ये हमारे पास आ गया। सही है, अब जो नेक्स्ट स्टेप में काम होता है वो क्या होता है, ये जो 29/8 है इसको हमने क्या करना है, 1 बनाना है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा यहाँ पर कि मैं अपनी थर्ड रॉ को पूरी की पूरी मल्टीप्लाई करवाऊँ 8/29 से, ताकि मेरे पास 8 ये डिनोमिनेटर वाला और न्यूमरेटर वाला 8 जो होगा वो कैंसिल हो जाए, और 29 न्यूमरेटर वाला और जो 8/29 का डिनोमिनेटर वाला 29 होगा वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे बता देता हूँ आपको कि ये हो जाएगा 29/8, और जब मल्टीप्लाई करोगे आप 8/29 से तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके मुझे आंसर 1 देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब हम -61/8 को मल्टीप्लाई करवाओगे 8/29 से तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -61/29 जो आपके सामने ये लिखा हुआ। सही है, और बाकी फर्स्ट 1 2 -3 8 0 1 -11/8 और 19/8 एज इट इज़ कॉपी डाउन हो गया। सही है, हमारा गॉसियन एलिमिनेशन का टास्क क्या होता है कि हमने जो है अपना लोअर ट्रायंगुलर बनाना होता है। ये हमारे पास जो है पूरा का पूरा लोअर ट्रायंगुलर अब बन चुका है। अब लोअर ट्रायंगुलर के अंदर हमने एक चीज़ को पता होता है कि जो लास्ट वेरिएबल हमारे पास है यानी जो z है हमारे पास, उसका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो z का जो डायरेक्ट आंसर आया वो हमारे पास क्या आया, -61/29। अच्छा, अगर हम इक्वेशंस बनाते तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x वैसे ही लिख दिया, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y + 2y, और -3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z।
सही है। तो -3z, क्योंकि हमें ये पता है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x, द वैल्यूज़ ऑफ y, और ये हो गया वैल्यूज़ ऑफ z। तो वैल्यू ऑफ z जो हमारे पास है वो -3z है, इज़ इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास है। सही, तो ये इक्वेशन बन गई। सेकंड आपके पास कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 1, तो y -11/8 z, ये रहा z, इज़ इक्वल्स टू 19/8। सो z की वैल्यू और लास्ट में z की वैल्यू -61/29 आ गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप में आपने काम करना है वो क्या है कि इस वैल्यू को उठा के आप सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ पे इस z की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे। तो -61/29 पूरा आप अटैम्प्ट करोगे सिंप्लीफाई, तो आपका आंसर जो है, जो पूरा अटैम्प्ट करने के बाद आपका y का आंसर आएगा -120/232। आप इसे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन जब कैलकुलेटर है तो उसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया, बल्कि ये वैल्यू उठा के डायरेक्ट इक्वेशन 1 में रखी, और ये वाली जो हमारे पास z की वैल्यू है ये भी उठा के मैंने इक्वेशन 1 में रख दी। ठीक है, तो मुझे x डायरेक्ट पता चल जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x + 2y - 3z, z की वैल्यू -61/29, y की वैल्यू हमारे पास -120/232। इन दोनों वैल्यूज़ को जब मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ x, पूरी इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आ गई। x + 2, ये वैल्यू ऑफ y -3, द वैल्यू ऑफ z इज़ इक्वल्स टू 8। जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे ये पूरा x आ गया आपके पास, तो x का डायरेक्ट जो आंसर आ गया वो आ गया 632/232। ये और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन हमने अभी इसी फॉर्म में छोड़ दिया। सही, आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, मेक श्योर आपने इसे सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ये जो इतने बड़े आंसर्स आए हैं, क्या ये सही हैं या गलत हैं, इनको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई कैसे किया जाता है कि आप 1 बाय 1 ये जितनी नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हमारे पास हैं, ये जैसे हमारे पास इक्वेशंस हैं स्टार्टिंग में आपको दी गई थी, दीज आर द इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इन 3 इक्वेशन में 1 बाय 1 अपनी x की वैल्यू, y एंड z, सिमिलरली x, y एंड z, एंड सिमिलरली x, y एंड z, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। करने के बाद आप देखोगे अगर किसी भी एक इक्वेशन में वो प्रूव नहीं करता, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आता, तो इसका मतलब आपके आंसर्स में कुछ गलती है। अदरवाइज़ यहाँ पे तीनों इक्वेशंस एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होने होंगी। सही है, मैंने एक इक्वेशन को खाली प्रूव किया टू मेक श्योर कि आप मेरा आंसर सही है या नहीं, और आपको भी समझ आ जाए कि हमने सही अटैम्प्ट किया है या नहीं किया। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्रूव किया, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, जो हमारे पास थी 2x + 3y - z इज इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन थी। तो मैंने 2x की जगह हमने 632/232 प्लस 3y की जगह -120/232 माइनस z की वैल्यू -61/29 इक्वल 6। अब जब मैंने पूरा का पूरा इसे सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड आप टच नहीं करोगे, एज इट इज़ कॉपी डाउन होती रहेगी। अब जब आपने पूरा का पूरा इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका 1392 / 232 जब डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर 6, दैट मीन्स 6 इज इक्वल टू 6, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 तो ये मुझे प्रूव करके दे रही है कि मेरे आंसर्स इक्वेशन 1 के लिए सही है। अब आपने जो काम करना है वो क्या है कि इक्वेशन 2 और 3 को खुद ही वेरीफाई करना है और आइडेंटिफाई करना है कि आपके आंसर्स सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सही है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये आंसर्स बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगर आपकी वेरिफिकेशन प्रूव नहीं होती तो इसका मतलब है कि आप वेरिफिकेशन में कोई गलती कर रहे हो। ठीक है, ये आंसर्स वेरीफाइड आंसर्स हैं। सही, लेकिन आगे के आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आपके आंसर्स वेरिफिकेशन के लिए सही हैं या नहीं है, तो उसके लिए आपको 1 बाय 1 अपनी वैल्यूज़ को तीनों इक्वेशंस या जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस है सब में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना होगा, ईदर दे आर राइट और रॉन्ग। क्लियर? तो बेटा ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन का था, जो हमारे लास्ट 2 लेक्चर से चल रहा है, जिसके अंदर हमने 2:2 के मैट्रिक्स को देखा, 3:3 के मैट्रिक्स को देखा, फिर हमने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की सॉल्विंग को देखा, और हमने ये देखा कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से हम अपने आंसर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है लेक्चर 3 और 4 कंबाइन स्टडी करेंगे, जिसमें गॉस जॉर्डन और उनकी कुछ एग्जांपल्स को टच करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।